हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर थीम के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बात कर ली थी और ये रिवीजन सीरीज है पेपर 2 की। हम क्या करेंगे इस सीरीज के अंदर सभी वो थीम प्रिपेयर करेंगे विद डेटा, फैक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस प्लस सब्स्टिट्यूटेड विद करंट अफेयर्स। तो आज हम एग्रीकल्चर थीम को कवर करने वाले हैं। आज का क्या तरीका रहेगा इस थीम को कवर करने का, मैं आपको सबसे पहले ये फैक्ट शीट जो है, जो हमारी फैक्ट बुक है, इस फैक्ट बुक में से एग्रीकल्चर थीम को मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना है। दूसरी जो चीज होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना जरूरी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्ड चीज जो होगी वो होगी करंट अफेयर्स। थर्ड चीज जो होगी वो होगी करंट अफेयर्स, कि आप करंट अफेयर्स जो साल भर के करंट अफेयर्स रहे हैं एग्रीकल्चर के, नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर के जो भी मुद्दे रहे हैं वो हमने पेपर 2 टेलीग्राम ग्रुप में जो सेव कर रखे हैं, उसकी कटिंग, उनकी न्यूज आपको मिलेगी। कुछ ही मिनटों में आपको पूरी वो न्यूज मिल जाएगी साल भर की, लगभग 6 महीने की। तो आपकी वो न्यूज जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जिससे आपकी क्रोनोलॉजी बन जाए आपके दिमाग में कि दिसंबर में ये हुआ था, जनवरी में ये हुआ था, फरवरी में ये हुआ था, उसके बाद फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लास्ट। ये क्रोनोलॉजी अगर आपके दिमाग में छप गई कि कब कब कौन कौन से इंसिडेंट हुए थे, तभी आप एस्से के अंदर उनको रेप्लिकेट कर पाओगे, उनको लिख पाओगे, उन केस स्टडीज को लिख पाओगे। नहीं तो बस मुझे यही पता है कि आप लोग क्या लिखने वाले हो इंट्रोडक्शन के अंदर। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अप टू 18% ऑफ जीडीपी, ओके, 65% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। इससे अलावा आपको कोई फैक्ट याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। दूसरी चीज फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, अशोक दलवाई कमेटी, बस ये चीजें आपको याद है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं आता जहां तक मुझे पता है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखने बहुत जरूरी है। लेट्स सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको एक आइडिया लग सकेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया था सीएपीएफ एग्जाम में, इंपैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लॉज ऑन फार्मर्स। उस टाइम पे आए भी थे, जो आज के टाइम में बोले जाते हैं कि 3 काले कानून थे। अब उनका इम्पैक्ट क्या था फार्मर्स पे, न्यू एग्रीकल्चर लॉज का। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने, सॉरी यूपीएससी ने एक रिपोर्ट राइटिंग आपसे पूछी थी 2020 के अंदर। सेकंड जो टॉपिक है सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द अर्थ इन रिटोरिकल प्रोमिसेस। इसको ध्यान से देखिए, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो तो मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ कि सस्टेनेबल फार्मिंग जो है इस समय की जरूरत है, रादर देन रिटोरिकल प्रोमिसेस। रिटोरिकल मतलब पॉलिटिकल प्रोमिसेस फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स। आप बड़ी बड़ी चीजें कमिटमेंट करते हो लेकिन पूरी नहीं हो पाती, डबलिंग फार्मर इनकम, बहुत सारे ऐसे प्रोमिस किए गए। तीसरा जो टॉपिक था फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक। देखिए जो की टर्म है पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, ये की टर्म है अपने आप में। अगर आप इन कीवर्ड्स को नहीं पकड़ोगे तो शायद मुझे नहीं लगता आपको ये अच्छा ऐसे लिख पाओगे। काफी लोग क्या कर रहे हैं, कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं। ये जो चीजें हैं आपको क्लियर होनी चाहिए किस तरह से अप्रोच करना। देखो फार्म वेवर, लोन वेव होता है किसानों का, तो एग्जामिनर कह रहा है कि फार्म वेवर जो है पॉपुलिस्टिक है। पॉपुलिस्टिक मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है। मायोपिक मतलब बहुत ज्यादा दूर का देख के नहीं, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए वो किया जाता है फार्म लोन वेवर। लेकिन बड़े, अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखोगे तो बड़े विजन में या फिर लॉन्ग टर्म में वो हमारी इकोनॉमी को खराब करने वाला है। तो इसीलिए एग्जामिनर कह रहा है कि फार्म वेवर जो है पॉपुलिस्टिक है, मायोपिक है, इस स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है। फिर आप बताओगे कौन सी स्ट्रेटजी हमें चेंज करनी चाहिए। ये आप तभी बता पाओगे जब आपको कृषि का सब कुछ पता हो, आपको फॉरवर्ड लिंकेजेस पता हो, बैकवर्ड लिंकेजेस पता हो। ये 2 कीवर्ड हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। मतलब जब तक प्रोडक्शन तैयार नहीं होती, उसको तैयार करने के लिए जो भी चीजें लगती हैं उसको बैकवर्ड बोलते हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस। पानी हो गया, और क्या क्या, इरिगेशन हो गया, सीड्स हो गए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, क्रेडिट फैसिलिटी होगी। और फिर फॉरवर्ड लिंकेज जिसमें स्टोरेजेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बेटर प्राइस फेचिंग हो गया, मार्केटिंग होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में सुधार होगा तो ऑटोमेटिकली हमें लोन वेवर की जरूरत पड़ेगी नहीं। फोर्थ देखते हैं क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया। हालांकि कृषि से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसमें एटलीस्ट 25, 30, 35% आप इसमें, अगर आपको 300 वर्ड दिए जाते हैं तो 300 वर्ड्स में से आप 35% वर्ड किसको, खेती को दें।
फोर्थ टॉपिक में क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स, क्योंकि अगर रिवर कनेक्ट होती हैं तो बहुत सारे एरियाज में पानी पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा तो क्या फायदा होगा, खेती को फायदा होगा, लोगों को नया रोजगार मिलेगा। जिस एरिया के अंदर कोई भी कल्टीवेशन नहीं होती थी, जहाँ से माइग्रेशन होती थी, आउट माइग्रेशन होती थी, लोग वहाँ पे काम करने के लिए शहरों में जाते थे और गांव के गांव खाली हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई पानी का स्रोत नहीं है। अगर वहाँ पे रिवर्स को कनेक्ट कर दिया जाए, आउट माइग्रेशन रुक सकती है, बिल्कुल रुक सकती है। इकोनॉमी में इंक्रीज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप 20 से 25 से 30% तक इसको अगर कनेक्ट कर दोगे आप रिवर को, तो इससे एग्रीकल्चर में क्या फायदा होगा, मैं इस डायमेंशन में आपको सोचना सिखा रहा हूँ। फिफ्थ जो पॉइंट है, फार्मर सुसाइड इन इंडिया एंड इम्पेंडिंग डिजास्टर। देखिए आजकल में सुसाइड तो वैसे भी बहुत बढ़ गए हैं, कोटा में सुसाइड देख लीजिए, आईआईटी बॉम्बे में सुसाइड देख लीजिए, और इसके साथ ही कर्नाटका के अंदर भी जब बोर्ड के रिजल्ट आए तो उसके बाद भी हमने देखा था एक मास सुसाइड हुआ था, लगभग 8-10 बच्चों ने उसमें सुसाइड किया था। तो फार्मर सुसाइड भी एक बहुत बड़ा एक सोशल इशू है हमारे देश के अंदर। तो फार्मर सुसाइड इंडिया का एक इम्पेंडिंग डिजास्टर क्यों है, क्यों फार्मर सुसाइड करता है, एग्रीकल्चर में ऐसी क्या समस्या है जिससे फार्मर सुसाइड करने को तैयार हो जाता है। क्योंकि आपको पता है एक इनडेप्टेडनेस होती है जिसमें आप उधार ले लेते हो किसी साहूकार से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आप उधार ले लेते हो। तो उससे क्या होता है, अगर आपकी खेती फेल हो गई तो आप वो ऋण जो है वो पैसा जो है चुका नहीं पाते, कांस्टेंट प्रेशर रहता है, और उसके अंदर फिर क्या फार्मर जो है एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, फार्मर सुसाइड हो जाता है। इनकम बहुत कम है फार्मिंग ऑक्यूपेशन में, नो मोर रेम्यूनरेटिव, फार्मिंग प्रोफेशन जो है वो रेम्यूनरेटिव नहीं है। बहुत सारे आप देखोगे वो रिस्क के अधीन है, जैसे क्लाइमेटिक एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स देख लोगे, डिले इन मानसून हो गया, कभी ड्रॉट पड़ जाता है, कभी मार्केट के अंदर प्राइस बहुत बेहतर नहीं मिलते। तो फार्मर सुसाइड को हम कम कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, पंजाब की केस स्टडी लिख सकते हो। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड होते हैं क्योंकि ड्रॉट हिट होता है महाराष्ट्र के अंदर, सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट जो है महाराष्ट्र के अंदर है। तो छोटी छोटी केस स्टडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उसके साथ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न ऑन इंडिया। देखिए 2014 में आया था ये इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, दिस ईयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा एग्रीकल्चर पे और क्रॉपिंग पैटर्न पे। देखिए अंडरस्टैंड दिस, एग्रीकल्चर और क्रॉपिंग पैटर्न ये अलग अलग टर्म पूछी गई है इसमें, एग्रीकल्चर एज अ होल, लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न भी स्पेसिफिक पूछा है, इंडिया के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा ध्यान से, तो इकोनॉमिक सर्वे में एक डेडिकेटेड चैप्टर था कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर क्या होगा। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में आप देख लेना, उसके अंदर एक डेडिकेटेड चैप्टर है, राइट। उसके साथ देखिए सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे एग्रीकल्चर थीम से, दोनों ऐसे टॉपिक हैं। फार्मिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी द सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस। पहले हम एग्रीकल्चर करते ही क्यों थे सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए, कि हम अपने परिवार का जो खाना है खुद ही उगाते थे, ठीक है। फार्मिंग पहले ऐसे ही होती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको कमर्शलाइज कर दिया गया। अब क्या कह रहा है यूपीएससी में, जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि फार्मिंग हैज इवन लॉस्ट द एबिलिटी टू बी ए सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस, रोजगार भी नहीं चलेगा, मतलब आप उसको फार्मिंग करने के बाद आप गरीबी लेखा से भी नीचे चले जाओगे। फूड सिक्योरिटी, एक और क्वेश्चन पूछा था, फूड सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट, एक क्वेश्चन आपका 2005 के अंदर ये पूछा गया है। लेकिन हाल फिलहाल में 2023 के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर फूड सिक्योरिटी। ये आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग में है, मुझे अभी भी वर्बेटम याद है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जीएम क्रॉप्स भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं, विल बैक टू डिस्कशन कि क्या क्या फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं एग्रीकल्चर का शेयर कितना है जीडीपी के अंदर, सबको पता है 18% है, राइट। और 18% है करंटली, आपको याद रहना चाहिए जीडीपी के अंदर। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्या है कंट्री के अंदर, दिस इज 2021-22 के सर्वे में है 3.5% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। लेकिन अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे देखोगे, इसके अंदर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखोगे, या तो 3.8 होगा या फिर 3 मतलब अभी भी 3 के रेंज में ही है, 3 और 4 के रेंज में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी है, सबसे ज्यादा बेटर रेट से ग्रोथ रेट कौन सी स्टेट की है, दिस इज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का अगर एग्रीकल्चर देखो, इट इज ग्रोइंग आई थिंक अप टू अ रेट ऑफ 8%।
8% से वहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बढ़ रहा है। और भी अगर चीज़ें आप देखोगे, मध्य प्रदेश जो है उसकी जीडीपी का 31.2%। तो देश में अभी मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर हैं जिनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया है, सीएम साहब है। तो वो देश में एग्रीकल्चर की स्थिति को सुधारने के लिए उनको बनाया गया है। आप लोगों को पता होगा, कमेंट करिएगा कौन है वो। दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर यील्ड क्या है। आज़ादी के बाद से एग्रीकल्चर यील्ड मतलब ग्रोथ 4 गुना तक बढ़ गई है, इंक्रीज 4 टाइम्स। ये दिखाता है कि हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ किया है, जिससे हमारी फूड सफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हुई है। अगर हम सिर्फ जीएम क्रॉप की बात करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की अगर हम बात करें, नो डाउट वो यील्ड ज़्यादा देंगी, लेकिन उसके साथ बहुत सारे इश्यूज अटैच्ड हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ HYV सीड्स को हम ले सकते हैं, रादर देन गोइंग डायरेक्टली और ब्लाइंडली विद द जीएम क्रॉप्स। हम क्या करेंगे, HYV सीड्स को लेंगे। तो आज़ादी के बाद जो 4 टाइम इंक्रीज हुई है प्रोडक्शन, लेकिन यील्ड ऑफ राइस एंड व्हीट बिलो द वर्ल्ड एवरेज। वर्ल्ड एवरेज मतलब अगर हम कंपैरिजन करें ओवरऑल एवरेज, रशिया की बहुत ज़्यादा यील्ड है राइस की और वीट की ज़्यादातर। अगर आप अमेरिका की बात करो, जहाँ पे प्रेरीज हैं, जहाँ पे वो बड़े बड़े खेत हैं, बड़े एरियाज हैं जिसके अंदर वीट की कल्टीवेशन होती है, तो आप देखो कि कंपैरेटिवली इंडिया की जो यील्ड है उनके कंपैरिजन में कम है। उसके साथ देखिए एम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो एग्रीकल्चर के अंदर, 45.5% पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अगर आप देखोगे 45.5% जो है एग्रीकल्चर के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इंडिया की 41% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर के अंदर है। देश के अंदर एग्रीकल्चर सेंसस भी हुआ था, इसमें उन्होंने माना है कि 41.49% टोटल वर्कफोर्स जो है इंडिया की एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है। 80% ऑफ ऑल इकोनॉमिकली एक्टिव विमेन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है, राइट। 33% जो है एग्री लेबर की तरह और 47% जो है एग्री एंटरप्रेन्योर्स की तरह, राइट। तो शेयर जो था वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। देखिए ध्यान से, कोविड के बाद जो है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है 44.8, हालांकि क्योंकि जो माइग्रेशन करके लोग जो है गांव की तरफ गए थे और वो खेती के अंदर इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कम होते जा रहे हैं। और ये पॉजिटिव साइन है, ये कोई नेगेटिव साइन नहीं है। जो हमारी इतनी बड़ी वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज्ड है, जो कि हम जिसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो यही है। अगर हम खेती के अंदर से लोगों को निकाल के शिफ्ट कर सके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में, तो वो देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, रूरल पॉपुलेशन जो है इंडिया की लगभग 65% जो पॉपुलेशन आबादी है वो रूरल एरियाज़ के अंदर रहती है। तो रूरल एरियाज़ के अंदर कोई सर्विस सेक्टर नहीं होता, उनके पास एक ही ऑप्शन होता है लगभग, या तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, वो कोई फैक्ट्री डाल के अचार की किसी भी चीज़ की। दूसरी चीज़ वो ये कर सकते हैं कि खेती के अंदर ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। और खेती के अंदर जब वो इन्वॉल्व होंगे तो आपको पता है बहुत सारे रिस्क हैं एग्रीकल्चर के अंदर, क्लाइमेटिक है और क्रेडिट रिलेटेड रिस्क हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी है, राइट। उसके साथ अगर हम देखें 65% पॉपुलेशन इसके अंदर एंगेज्ड है, और अगर इतनी बड़ी आबादी सिर्फ एग्रीकल्चर करेगी तो जीडीपी देश की बढ़ना थोड़ी सी मुश्किल है। उसके बाद देखिए रूरल पॉपुलेशन डिपेंड, 70% जो देश के अंदर जो घर हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा अगर आप देखें, इंडिया के अंदर अगर जितने भी एरिया पे कल्टीवेशन हो सकता है, टोटल लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, जो भी कल्टीवेशन करने के लायक है जो भी लैंड, उसका 51% जो है कल्टीवेट होता है। अंडरस्टैंड दिस। 2/3 एरिया अंडर फूड ग्रेन कल्टीवेशन। मैं ये बता रहा हूँ आपको, 51% एरिया जो है, जो भी कल्टीवेबल एरिया है जिसको कल्टीवेट किया जा सकता है, सॉरी, जो भी कल्टीवेट किया जा सकता है उसका 51% कल्टीवेट होता है। और इस 51% में से भी 2/3 जो है ये फूड ग्रेन इस पे उगाई जाती है, रादर देन हॉर्टिकल्चर, रादर देन डूइंग सम मोर एडवांस क्रॉपिंग। उसके अंदर हम फूड ग्रेन कल्टीवेशन करते हैं। फूड ग्रेन जैसे बहुत सारे व्हीट हो गया, राइस हो गया, मिलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, पल्सेस हो गए। नाउ हाईएस्ट लैंड एरिया अंडर सीरियल अगर हम बात करें तो राइस 25%, जवार 5.3, हॉर्टिकल्चर 16%। लेकिन हमें ये हॉर्टिकल्चर वाला एरिया इंक्रीज करना है, क्योंकि सस्टेनेबल फार्मिंग तभी होगी, क्योंकि राइस में बहुत बेटर प्राइस नहीं मिल रहे। राइस अगर आप उगा रहे हो किसी एरिया के अंदर तो वहाँ पे वाटर टेबल लेवल जो है, पंजाब की अगर हम बात करें तो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल
बहुत बड़े तादाद में अगर आप देखोगे, वेस्टर्न यूपी के अंदर भी यही हाल है, पंजाब के अंदर भी यही हाल है, हरियाणा के अंदर भी यही हाल है, जहाँ पे राइस कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बदलने के लिए, राइस की खेती को हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम इंसेंटिव दे रहे हैं। अगर आप इस पे मिलेट्स उगाओगे, अगर आप इस पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप करोगे, तो पर एकड़ उनको क्या दिया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है 5 से 8 हज़ार रुपये का, हरियाणा के अंदर भी। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड रैंकिंग। इंडिया जो है सबसे बड़ा पल्स का क्या है, प्रोड्यूसर है, 25% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन। डिस्पाइट दैट इंडिया जो है अफ्रीकन कंट्रीज होगी, जैसे मोजाम्बिक होगी, उसके साथ लगी हुई एक दो और कंट्री है जहाँ से हम पल्स का इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया यहाँ तो प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा है लेकिन कंजम्पशन भी सबसे ज़्यादा है, और कंजम्पशन इतनी है कि हम अपने डोमेस्टिक नीड को ही नहीं फुलफिल कर सकते, एक्सपोर्ट तो तब करेंगे, इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज से। तो पल्सिस में हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करने की ज़रूरत है। दूसरा, राइस की अगर बात करें तो इंडिया सेकंड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ राइस प्रोडक्शन, वीट में सेकंड है, आई थिंक वीट में अभी और नीचे आ चुके हैं। फर्स्ट इन कॉटन प्रोडक्शन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया विल डोमिनेट दिस पोजीशन टिल 2030। 2030 तक इंडिया जो है ये पोजीशन जो है डोमिनेट करेगा काफ़ी चीज़ों में। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है, डिस्पाइट दैट इंडिया मिल्क प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट करता है। बहुत बड़ी डेयरीज हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोप के अंदर, क्योंकि इंडिया फूड मिल्क प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन मिल्क कंजम्पशन भी उससे ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मिल्क पाउडर देखोगे इंडिया इंपोर्ट करता है काफ़ी कंट्रीज से। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी इंडिया सेकंड नंबर पे प्रोडक्शन कर रहा है। एवरेज फार्म साइज, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजरस साइन है, इट्स अ डिस्ट्रेस साइन। क्यों? न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, फैमिलीज का साइज घट रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है लैंड का, क्योंकि अगर फैमिली टूटेंगी तो उसके साथ जो लैंड का डिवीजन भी होगा। ओके, तो एवरेज साइज अगर हम देखें 1.41 हेक्टेयर हो गया है, 1991 की रिपोर्ट है, और ये नबार्ड की रिपोर्ट है। नबार्ड सुना होगा आपने, बैंक होता है, तो ये नबार्ड की रिपोर्ट है। इतना हेक्टेयर आप देखोगे 1991 में था, 2021-22 के अंदर 1.1 हेक्टेयर तक हो चुका है। दिस इज वेरी डिस्ट्रेसिंग। इसके बाद आप देखिए देश के अंदर जो छोटे किसान हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं। 86.2% ऑफ फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स दे आर मोर प्रोन टू क्लाइमेटिक रिस्क और एग्रीकल्चर रिलेटेड डिस्ट्रेस। छोटे फार्मर्स ही सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। अगर इतनी बड़ी मात्रा में लोग छोटे फार्मर्स हैं तो दे ओन ओनली 47.3% एरिया। इतने ज़्यादा छोटे किसान हैं, अगर टोटल किसान 100 लगा लो तो 100 में से 86 जो किसान होंगे वो छोटे किसान हैं, और उनके पास सिर्फ, अगर हम लैंड की बात करें तो 47.3, अगर टोटल 100 यूनिट है तो उसमें से इतना लैंड उनके पास है, तो स्क्यूड है एग्रीकल्चर के अंदर भी। लैंड फ्रेगमेंटेशन हैज टेकन प्लेस एंड लैंड होल्डिंग हैव बीन रिड्यूस्ड। देखिए लैंड होल्डिंग जो है रिड्यूस हो रही है। दिस इज अ पर्टिकुलर ग्राफ जो कि आप पेपर के अंदर भी बना सकते हो। इंडिया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, देखिए सेकंड हाईएस्ट एरेबल लैंड है। एरेबल लैंड का मतलब है जिसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं। भाई चाइना के अंदर अगर हम देखें, चाइना के अंदर इंडिया से भी कम एरेबल लैंड है जहाँ पे खेती की जा सकती है असल में, लेकिन डिस्पाइट दैट चाइना के अंदर वो ज़मीन कम होने के बाद भी चाइना की प्रोडक्शन इंडिया से 2 गुना ज़्यादा है, डबल ऑफ द प्रोडक्शन। कारण क्या है उसके पीछे? आधुनिक खेती। सेकंड चीज देखिए, द हाईएस्ट एरिया अंडर इरिगेशन इन द वर्ल्ड इंडिया के अंदर है। 15 लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड इंडिया के अंदर है, 15th लॉन्गेस्ट। अगर हम बात करें इंडियन पेनिनसुला की तो कोस्ट लाइन देखिए यहाँ से यहाँ तक 15th लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन दुनिया के अंदर इंडिया की है। हाईएस्ट कैटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, 1/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रैक्टर्स इन इंडिया। ये इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। डिस्पाइट दैट इंडिया का मैकेनाइजेशन बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। अगर इंडिया के अंदर इतने ट्रैक्टर भी हैं तो यूएस के अंदर आप देखोगे 2 आदमी भी सिर्फ फार्म को मेंटेन कर सकते हैं, बहुत बड़े फार्म को स्प्रे कर सकते हैं एरोप्लेन से, कंबाइन से हार्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, आप लोग इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है, CSR जिसको हम बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो इन सभी चीज़ों में, बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट ना करके खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, अपना 2% जो भी उनका प्रॉफिट होता है पूरे साल का, जो भी उनका टर्न आउट होता है, तो उसका वो क्या कर सकते हैं, 2% खेती में खर्च कर सकते हैं। नाउ व्हाट एल्स, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इनपुट की,
इनपुट मतलब अभी देखो ये फार्म है हमारा, तो फार्म में खेती करने के लिए बहुत सारी चीजें हमें चाहिए। क्या क्या चाहिए? इरिगेशन पानी, दूसरा सीड, तीसरा फर्टिलाइजर, चौथा क्रेडिट पैसा चाहिए। उसके साथ और क्या क्या चाहिए हमें? पेस्टिसाइड चाहिए। उसके साथ और क्या क्या चाहिए? गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, बहुत सारी चीजें। उसके बाद फिर हमें जब फसल तैयार होगी कटने के बाद क्या चाहिए? स्टोर हाउसेस चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए, मंडी तक जाने के लिए चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, ठीक है, एक्सपोर्ट चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं उसके साथ जो हमें करने की जरूरत है, पैकेजिंग चाहिए एंड ऑल। लेकिन अगर हम इनपुट की बात करें तो इंडिया के अंदर अगर हम इरिगेशन की बात करें तो इंडिया का लगभग 55% एरिया, अगर सपोज कीजिए जितने एरिया पे खेती होती है उसका 55% एरिया किस पे डिपेंड है? सिर्फ मॉनसून पे। अगर बारिश टाइम पे आ गई तो खेती ठीक ठाक हो जाएगी, नहीं टाइम पे आई या तो प्रोडक्शन कम होगी या तो होगी ही नहीं। अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगी? डिस्ट्रेस आएगा, डिस्ट्रेस आएगा तो क्या होगा? फार्मर सुसाइड। तो यही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि चीज़ें ऐसे ही कनेक्ट है। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया फार्म वेवर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक। उसके साथ एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया फार्मर सुसाइड इन इंडिया एन इम्पेंडिंग डिजास्टर। तो ये देखने की जरूरत है कि फार्म सुसाइड हुई क्यों रहा है, राइट। तो अगर आप ये चीज समझ जाओगे कि हमें इरिगेशन में बढ़ाने की ज़रूरत है, इरिगेशन कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप चीज़ों को डायरेक्टली क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। दूसरा, वाटर यूज़ एफिशिएंसी। इंडिया के अंदर अगर हम देखें एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं है। वाटर गजलिंग क्रॉप्स को हम यूज़ करते हैं, पैडी हो गई, शुगर केन हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की खपत होती है। हालांकि उनको आप देखोगे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं इनडायरेक्टली। हम बहुत सारी कंट्रीज के अंदर शुगर एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? वी आर एक्सपोर्टिंग वाटर, और वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स, वाटर को आप पैदा नहीं कर सकते ना। तो दूसरी चीज अगर हम देखेंगे, इरिगेशन कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ इनपुट कॉस्ट। इरिगेशन 70% तक अगर खेती कोई कर रहा है कुछ एरियाज के अंदर, समझिए, उसमें अगर उसकी 100 रुपये लागत आ रही है तो 70 रुपये सिर्फ वो इरिगेशन पे ही खर्च कर रहा है। किसका खर्चा? डीजल का खर्चा, किसी और चीज का खर्चा, ठीक ठीक है, क्योंकि डीजल इंजन से ही क्या होती है, कई बार हम देखेंगे इरिगेशन होती है। उसके बाद हम देखें सेकंड हाईएस्ट इरिगेटेड लैंड एरिया इंडिया के अंदर है, इरिगेटेड, डिस्पाइट दैट, क्योंकि कैनाल हमने बना रखी है। काफ़ी देशों के अंदर इतने बड़े लेवल पे कैनाल, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इंडिया के अंदर है। सेकंड हाईएस्ट एरिया है दुनिया का जिसके अंदर इरिगेशन हो रखी है, सेकंड हाईएस्ट, विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल, विद द हेल्प ऑफ कैनाल, राइट। उसके बाद देखिए फर्टिलाइजर्स। अभी ये जो है डेटा गलत है, ये डेटा चेंज हो चुका है। 2% ऑफ जीडीपी तक जा चुका है। ये 2% ऑफ जीडीपी हम सब्सिडी पे खर्च कर रहे हैं, अंडरस्टैंड दिस। ये कब गया था? जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था। इस रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर हमें फर्टिलाइजर चाहिए थी बहुत ज़्यादा, तो फर्टिलाइजर्स हम यूक्रेन से क्या कर रहे थे? इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन फर्टिलाइजर उस टाइम पे महंगी हो गई थी, तो हमारा ये सब्सिडी बिल जो है वो इंक्रीज हो गया था, 2 लाख करोड़ तक चला गया था। तो इट गोज अप टू 1 to 2% ऑफ जीडीपी। उसके बाद देखें फर्टिलाइजर्स यूज भी जो है इंक्रीज हो गया है। अगर हम देखें 25% तक इंक्रीज हो गया है 1960 से। ये फर्टिलाइजर इंक्रीज होने से क्या हो गया है? एक तो सोइल की जो कंडीशन है वो डिग्रेड हो चुकी है, दूसरा इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है, तीसरा हेल्थ इंपैक्ट हो चुके हैं, चौथा एनवायरमेंटल इश्यूज जनरेट हो चुके हैं। आइडियल रेशियो जो होती है फर्टिलाइजर यूज की, वो रेशियो अगर हम देखोगे 4:1 होती है, लेकिन ये जो है बहुत ही स्क्वीड हो चुकी है, यूरिया डोमिनेटेड हो चुका है, 29:4:1। सीड्स हम देखें तो सीड्स हम HYV नहीं यूज़ कर रहे हैं हाई यील्ड वैरायटी के, अभी भी हम कन्वेंशनल जो सीड्स हैं उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है, राइट। सीड रिप्लेसमेंट रेट भी इंडिया के अंदर कम है। रिप्लेसमेंट रेट मतलब जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं उनको हम रिप्लेस करेंगे विद HYV सीड्स, उनका रिप्लेसमेंट रेट भी कम है। तीसरा हम देखें पेस्टिसाइड्स भी अगर हम कंपैरेटिवली हम बात करें, पेस्ट से बहुत ही ज़्यादा हमारी क्रॉप जो है लॉस होती है। लोकस्ट अटैक आपने देखा होगा, बिल्कुल। सो क्रॉप लॉस ड्यू टू पेस्ट इज 20 to 25%। और इसके साथ ये भी चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, कंजम्पशन जो है 0.6 kg पर हेक्टेयर है इंडिया के अंदर। अगर यूएसए की बात करें 7 kg पर हेक्टेयर है। हम यूएसए से काफ़ी पीछे है पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने में, लेकिन जो पेस्टिसाइड्स की क्वालिटी है जो यूएसए की, वो जो है वो सही है कंपैरेटिवली इंडिया के अंदर जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं वो डेंजरस है काफ़ी, राइट।
लेकिन यूएसए के अंदर जो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं दे आर नॉट दैट मच हार्मफुल। उनकी पूरी मार्केटिंग ट्रायल होती है, कांस्टेंट उनको मॉनिटर किया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो पेस्टिसाइड्स, पेस्ट तो मरेगा ही मरेगा उसको छिड़कने के बाद, और आदमी भी मर सकता है। हमने जो बीटी कॉटन का केस आपने सुना होगा महाराष्ट्र के अंदर, व्हेन दे वर स्प्रेइंग सम पेस्टिसाइड्स ऑन बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन की, क्योंकि ये जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो ये कॉटन के प्लांट है ना 8-8 10-10 फुट लंबे हो जाते हैं। तो इतने लंबे होने के बाद जब इन पे स्प्रे करते हैं तो स्प्रे की नोजल जो होती है वर्टिकल होती है। तो उस प्लांट पे स्प्रे करने के लिए वर्टिकल नोजल यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, जो किसान उसके नीचे आगे उसको स्प्रे करता है वो डायरेक्टली फिर उसके फेस पे आके गिरता है, तो उसको इनहेल करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ हुई है ड्यू टू पेस्टिसाइड्स इनहेलेशन। उसके बाद देखिए लाइफ स्टॉक आपको ज़्यादा इसके अंदर जरूरत नहीं है, लेकिन जो मुद्दा वो ये है ग्राउंड वाटर का, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं सीएपीएफ में भी। द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल इन 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 मेट्रोपॉलिटन सिटीज और इन मेजर सिटीज। दूसरा क्वेश्चन आपका आया था आर्ग्यूमेंट राइटिंग में, सॉरी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, राइट। एक क्वेश्चन ये आ चुका है। एक और क्वेश्चन आया था आपका, राइट अ रिपोर्ट टू जनरेट अवेयरनेस फॉर वाटर हार्वेस्टिंग इन योर एरिया। 3 क्वेश्चन आपके इसके ऊपर आ चुके हैं। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आप देखिए, जितना भी ग्राउंड वाटर अगर कहीं पे यूज हो रहा है, सपोज कीजिए ग्राउंड वाटर का कहीं पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है, 100 यूनिट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ, उसमें से 89 यूनिट जो है एग्रीकल्चर में जाएगा, 9 यूनिट विल गो फॉर द डोमेस्टिक यूज, 2 यूनिट फॉर गो फॉर द इंडस्ट्रियल यूज। अंडरस्टैंड, ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। जितना भी जमीन से पानी निकला है 89 यूनिट जो है कहाँ जाएगा, एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर, जब तक हम एग्रीकल्चर को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम वाटर डिप्लीशन हो रहा है जो ग्राउंड वाटर उसका ग्राउंड टेबल का, वो नहीं होगा, वो नहीं ठीक होगा। क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें खपत हो रही है पानी की, वाटर इसकी ग्राउंड वाटर की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हम देखें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट देख लिए, डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर इन 52% ऑफ वेल्स, 52% जो कुएं थे देश के अंदर उनके अंदर पानी बहुत नीचे चला गया है। मोर देन 60% ऑफ इरीगेटेड एग्रीकल्चर एंड 85% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज आर डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर। ये आपके सामने एक रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए फार्म सेक्टर एंड अदर्स, ये चीज़ आपके सामने आ गई है दोबारा से। जो मैंने आपको बताया है देश के अंदर स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग कर रहे हैं जो फार्मर्स, वो कितने हैं, 86% है। और उन्होंने जो एरिया हैंडल किया है वो सिर्फ 47% है। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी लर्निंग है। क्योंकि कोई भी छोटा फार्मर जब डिस्ट्रेस में आता है तो वो क्या करता है, या तो अपनी एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो भी उसके पास एनिमल है उसको बेच के काम कर रहा होता है, अपनी ज़मीन बेच देता है, ठीक है। अगर ऑलरेडी उनके ऊपर लोन है ज़मीन के ऊपर तो वो भी नहीं कर सकता, वो डिस्ट्रेस में आके देन वी आर विटनेसिंग फार्मर सुसाइड। एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा नंबर है, अभी भी इसको कम करने की ज़रूरत है। फार्म डेप्ट में अगर हम देखें कितनी उधार है किसकी, तो नाबार्ड की एक रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि अगर 100 घर खेती में इन्वॉल्व है तो उसमें से 50 के ऊपर क्या है, लोन है, ओके। अभी भी डेब्ट है, उधार में है वो। अब यहाँ पे आप देखिए फार्म सुसाइड कहाँ पे हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2023 की, 10,677 फार्मर सुसाइड किए थे 2019 के अंदर। उसके साथ आप देखिए एनसीआरबी का डेटा देखिए, 3,58,164 पीपल एंगेज इन फार्मिंग प्रोफेशन हैव कमिटेड सुसाइड। 1995 से 2019 के बीच में 3 लाख लगभग 60,000 लोगों ने, 3,58,000 लोगों ने सुसाइड कर चुके हैं अभी तक। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट, ये ऑन पेपर है, ये ऑन पेपर बात कर रहा हूँ। और आपको पता है ऑन पेपर चीज़ें कम रजिस्टर्ड होती हैं, बाकी आपको पता होगा, आप समझदार हैं, कितनी डेथ हो चुकी होगी, राइट। तो फार्म मैकेनाइजेशन, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की फार्म मैकेनाइजेशन जो है 7% ऑफ द ग्लोबल मार्केट विद मोर देन 80% ऑफ वैल्यू कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम द ट्रैक्टर्स। ग्लोबल मार्केट अगर हम देखें तो 7% इंडिया उसका क्या है, फार्म इक्विपमेंट लेता है। और सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर फार्म मैकेनाइजेशन में सिर्फ एक ही चीज़ का यूज़ हो रहा है, ट्रैक्टर का, 80% तक, राइट। अगर टोटल इक्विपमेंट अब अगर आप देखोगे 100 इक्विपमेंट है, 100 इक्विपमेंट से 80 तो ट्रैक्टर ही है।
उसके बाद आप देखोगे नाबार्ड की एक और रिपोर्ट है, फार्म मैकेनाइजेशन लेवल इन इंडिया इज 40 to 50% कंपेयर टू यूएस। यूएस में 95% तक मैकेनाइजेशन हो चुका है, ब्राजील में 70, चाइना में 57। तो चाइना का रीजन आपको मिल गया कि डबल क्यों है, प्रोडक्शन इंडिया से कंपेरेटिवली एरेबल लैंड जो है चाइना के अंदर कम है। लैंड होल्डिंग अमंग फार्मर्स जो है 65% होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर, एनएसएसओ की रिपोर्ट है। एग्जिट फार्म सेक्टर, एक सीएसडीएस एक एनजीओ है, इन्होंने एक सर्वे करवाया है। इस सर्वे में इन्होंने पाया है कि 76% जो फार्मर्स हैं उनसे पूछा गया जब, तो वो बोल रहे हैं कि हमें एग्जिट करना है फार्मिंग प्रोफेशन से, कोई और चीज़ हो तो बता दीजिए, हम रेडी हैं उसके लिए। बिलो पॉवर्टी लाइन अगर हम देखें तो 22% फार्मर्स जो हैं दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट। उसके साथ अगर हम देखें केलकर कमीशन अगर हम देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि 95% जो तक जो फार्मर्स हैं ये टैक्स स्लैब से भी नीचे आते हैं, इनकी जो इनकम है टैक्सेबल इनकम तक भी नहीं पहुंच पा रही है। वैसे हालांकि खेती के अंदर जो इनकम है वो इनकम फ्री फ्रॉम टैक्स है, लेकिन केलकर टास्क फोर्स ने बोला है कि भाई भूल जाओ टैक्स तो यहाँ तक भूलो, लेकिन जो इनकी एनुअल इनकम है वो 95% जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम एक टैक्स स्लैब तक जा भी नहीं रही। वैसे तो हमने इनकी फ्री कर रखी है। दूसरी चीज़ अगर हम देखोगे एवरेज मंथली इनकम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस, तब आपको ये मेंशन करना था कि देश के अंदर अगर हम एवरेज निकाले तो लगभग एक फार्मर की एवरेज इनकम मंथली क्या है, 10,218 रुपये। एनएसएसओ की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इज 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। अगर नॉन एग्रीकल्चर कोई और किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर लेबर भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कंपैरेटिवली उसकी जो हाउस होल्ड इनकम होगी 1/3 होगी दूसरी जो भी किसी और प्रोफेशन में काम कर रहा है। उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, खेती करने के बाद हमने हार्वेस्टिंग कर ली है, ठीक है, प्रोडक्शन हमारे हाथ में है, लेकिन लॉस बहुत ज़्यादा है, स्टोरेज नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, 40% तक जो एग्रीकल्चर जीडीपी इसी में जा रही है। 92,000 करोड़ तक हम जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस झेलते हैं। कोल्ड स्टोरेज चेन बन जाए तो थोड़ा फायदा हो जाए, ट्रांसपोर्ट फास्ट हो जाए तो हो जाए, किसान रेल हम चलाते हैं, ठीक है। उसके साथ हम देखिए कोल्ड स्टोरेज जो इंडिया की है वो सिर्फ का तो पता नहीं, इट इज शॉर्ट बाय 30 to 40 लाख टन। इतनी ज़रूरत है हमें, इतना और माल हमें स्टोर करने की ज़रूरत है, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की ज़रूरत है, दलवाई कमेटी ने मेंशन किया है। एडिशनल मार्केट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ ऑल। फूड प्रोसेसिंग में बहुत हम अच्छा कर सकते हैं, मेगा फूड पार्क भी बने हुए हैं इंडिया में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ देश का सबसे बड़ा फूड पार्क किस एरिया के अंदर है वो मुझे बताइए। अभी तक 22 ऑपरेशनल फूड पार्क जो है बन चुके हैं, राइट। उसके साथ फूड वेस्टेज भी एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर। 1.3 बिलियन शादी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लंगर होते हैं। अभी अदानी जी की लड़के की शादी हो रही है, अंबानी जी की, तो लगभग 5,000 लोगों को डेली खाना खिलाया जा रहा है मुंबई के अंदर। तो 1.3 बिलियन टन्स ऑफ फूड इज बीइंग वेस्टेड एनुअली, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, ध्यान से देख लो। एफएओ बोलता है कि 40% ऑफ फूड इज वेस्टेड ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन फूड सिस्टम एंड इनसफिशिएंट फूड सप्लाईज। फ्रेगमेंटेशन फूड सिस्टम मतलब कि फूड सिस्टम के अंदर सिंक्रोनोजी नहीं है, फूड सप्लाई चेन सही नहीं है, रोबस्ट नहीं है, जब जरूरत होती है तब नहीं मिलता, मिलता है तो लेट मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसफिशिएंट फूड सप्लाई चेन है। और उसके बाद आप देखोगे प्रोसेसिंग लेवल ऑफ पेरिशेबल, अगर हम देखो काफ़ी जो चीज़ें हैं जो पेरिशेबल फूड्स हैं सच एज फ्रूट्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, इसमें हम जैसे टमाटो हो गए, तो इनकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम है। मैक्सिमम ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीने तक कोल्ड स्टोरेज चेन में रह सकते हैं। तो अगर हम इनको स्टोर कर ले, स्टोर कैसे, इनको प्रोसेस करके, ठीक है, टोमेटो केचप बना के, और अंगूर को कैसे ना कैसे सेव करके, कोई भी बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी बढ़ा सकते हैं। और मार्केट के अंदर जब प्राइस वॉलेटिलिटी होती है, जब टमाटर का प्राइस जब 100, 200, 300 रुपये पहुंच जाता है, तब हम उसको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड की बात करें तो इंडिया कितना % एक्सपोर्ट करता है, तो टोटल ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया उसमें 2% तक अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इंडिया का रैंक 17th है इन द वर्ल्ड, राइट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, सॉरी इन एग्रीकल्चर ट्रेड में, बट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सेकंड है इंडिया। जानने की बात है कि एग्रीकल्चर जो हम ट्रेड करते हैं
वो 17 रैंक में आता है। इंडिया जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है वो 17th रैंक पे है, लेकिन इंडिया प्रोडक्शन तो सेकंड नंबर पे कर रहा है। तो इसका मतलब हम कंज्यूम डोमेस्टिकली कर रहे हैं काफ़ी चीज़ को। उसके बाद अगर हम देखें एक्सपोर्ट शेयर इन जीडीपी, एग्रीकल्चर कितना जीडीपी के एक्सपोर्ट शेयर में कंट्रीब्यूट करता है, 1.6%। जीएम क्रॉप की बात कर लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन भी आ चुका है। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इन जीएम क्रॉप एक्रिलेज, फोर्थ लार्जेस्ट है। बीटी कॉटन जो है अभी तक इंडिया के अंदर एक ही क्रॉप है जिसको पास किया गया है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर है, और जीईएसी ने एक ही अप्रूवल दिया अभी तक बीटी कॉटन को। बीटी कॉटन अप्रूवल तो क्या है, रिकमेंडेशन देता है, अप्रूवल करने वाली एजेंसी दूसरी है। ओके, उसके बाद आप देखिए ब्लैक मार्केटिंग होती है पीडीएस की। पीडीएस आपको पता है क्या होता है। शांता कुमार कमेटी ने बोला कि 40 से 60% राशन जो गरीबों के लिए भेजा जाता है पीडीएस में, वो उन तक पहुंचता ही नहीं, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है। शांता कुमार कमेटी एक और बोलती है कि गेन प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट 60 to 80% ऑफ मार्केट सरप्लस। इसका मतलब है मार्केट से ज़्यादा जो है 60 to 80% जो है गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर कर रही है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर वो इंक्रीज हो चुका है। और इसके साथ अगर हम देखें थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी हम मेंशन कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें मेंशन करने का है नहीं। अशोक दलवई कमेटी जो पुरानी हो चुकी है, मुझे लगता है काफ़ी लोग इसको याद कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अशोक दलवई कमेटी की ये फाइंडिंग है, यूज़ कर लेना। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जितना है 15% ऑफ जो देश के अंदर जो एग्रीकल्चर मंडी है उनके अंदर स्टोरेज है, 50% मंडी के अंदर वेट फैसिलिटी है, नहीं बाकी के अंदर तो है ही नहीं। एवरेज प्रोक्योरमेंट अगर हम देखें राइस का 33%, वीट का 25%। तो दिस इज ऑल गाइस, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा था, फैक्ट था, फिगर था। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको अभी और करने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ, जिसमें टेलीग्राम में यू विल बी एबल टू सी सर्टेन न्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर रिलेटेड जो न्यूज़ आई है। देखिए ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ थी आई थिंक इट इज़ एन आर्टिकल रिटन बाय जस्ट अ सेकेंड, उनका नेम मेंशन नहीं है, अशोक गुलाटी। सो ही इज़ अ प्रोफेसर। तो अशोक गुलाटी जी ने लिखा है, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर मेंशन की है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमें एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो डिक्रीज करेगा ही करेगा। और हम इंक्रीज करने के पीछे हमारे पीछे क्या क्या हम चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम HYV सीड्स का यूज़ कर सकते हैं, हम ड्रॉट रेजिलिएंट सीड्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट। इन सभी चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं, अडेप्टेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है हैव एक्सेस टू बेस्ट टेक्नोलॉजी, हाई वैल्यू फ्रूट चेन वेजिटेबल, इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स अमाउंट देखिए अभी 1.9 ट्रिलियन शुड बी ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इनको ट्रांसफर होना चाहिए। चलो ये अलग चीज़ है। अब देखिए जो मैंने आपको बोला था, एक न्यूज़ ये भी आई है कि सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर का यूज़ होता है वो खेती में होता है, और खेती में भी कौन सी किस क्रॉप्स के ऊपर, राइस एंड शुगर केन, क्योंकि वाटर गजलिंग क्रॉप है। तो गवर्नमेंट एक नई टेक्निक लेके आई है। ये जो टेक्निक है ये इंडोनेशिया के फार्मर्स और काफ़ी जगह पे यूज़ होती है। इसका मतलब है DSR। इस टेक्निक का नाम है DSR। DSR मतलब डायरेक्ट सीडेड व्हाट इज द नेम, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, DSR। ये एक टेक्निक है जिसके अंदर अगर हम बात करें, हमें हर एक पौध को, हमें पूरा खेत है उसको तालाब नहीं बनाना होता। हम एक छोटे एरिया को तालाब बनाते हैं, उसमें वो सैपलिंग्स लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको बाद में सीड करते हैं, राइट। इसको देखिए, इट डज नॉट रिक्वायर नर्सरी प्रिपरेशन और ट्रांसप्लांटेशन। पैडी सीड्स आर डायरेक्टली सोन इन द फील्ड, डायरेक्टली फील्ड में लगा दिया जाता है, पूरे खेत को तालाब नहीं बनाना जाता। तो इसमें क्या होगा, DSR टेक्निक कैन रिड्यूस द वाटर कंजम्पशन बाय 15 to 20%। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो क्वेश्चन आपका आया था सस्टेनेबल फार्मिंग नीड ऑफ द अर्थ एंड रेटोरिकल प्रोमिसेस, अंडरस्टैंड। सेकंड क्वेश्चन है सीरियल सेवियर इन पंजाब। देखो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि देश की अगर हम ग्रेनरी की बात करें तो पंजाब एंड हरियाणा ही है। ये दो स्टेट्स ऐसी हैं जो 75% ऑफ द टोटल व्हीट प्रोडक्शन जो पूरे देश का संभाल रही हैं। दीज टू आर द ग्रेनरीज। लेकिन यहाँ पे भी खेती की जो सिचुएशन है, स्टेट है, वो अभी भी बहुत अच्छी नहीं है।
क्यों? फार्मर सुसाइड यहाँ भी होते हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें, प्रोडक्शन सफर कर रहा है ड्यू टू क्लाइमेट शॉक्स। अनसीजनल हीट थी मार्च 2020 के अंदर, अर्ली सेटअप ऑफ समर्स हो गया था जिससे वीट की प्रोडक्शन कम हो गई थी। 2023 मार्च के अंदर हैवी रेन आई जिससे प्रोडक्शन लॉस हुआ। अब नवंबर दिसंबर 2023 की बात है, यूजुअली वार्म रहा जिससे प्रोडक्शन कम रही। डिले अराइवल इन विंटर, अराइवल ऑफ विंटर, विंटर के आने में इस साल देरी हुई, लेकिन आई तो बहुत खूब आई, काफी दिनों तक सूरज भी नहीं दिखा, विच एट्रीब्यूटेड टू एल नीनो। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर बैन लगा देती है गवर्नमेंट कभी भी। नेक्स्ट न्यूज़ है ये कि 2022 के अंदर हमने मई में हमने एक्सपोर्ट ऑफ वीट को जो है बैन कर दिया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर था उस टाइम पे। मार्केट के अंदर प्राइसेस बहुत अच्छे थे एग्रीकल्चर के, क्योंकि प्रोडक्शन जो लिंक है, जो ग्लोबल वैल्यू चेंज थी वो हिट हुई थी और खाने पीने की स्कार्सिटी हो गई थी। तो उस टाइम बहुत अच्छे प्राइसेस मिल रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, रोक लगा दी, क्योंकि उन्होंने जो रीज़न दिया कि हमें अपनी भी फूड सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना है। तो एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जब उनको बेटर प्राइस फॉरेन में मिल रहा होता है तब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे बैन लग जाता है। तो ये क्या है, बाकी सभी चीज़ों पे कभी गवर्नमेंट बैन नहीं लगाती। कोई और एक्सपोर्ट करना हो किसी और चीज़ पे, कपड़ा एक्सपोर्ट करना हो, जेम्स एक्सपोर्ट करने हो, ज्वेलरीज एक्सपोर्ट करनी हो, तब कोई बैन नहीं लगता। लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात हो, जब फार्मर की बात हो, तब एक्सपोर्ट बैन लग जाता है, राइट। तो ये क्या है, मार्केटिंग चैलेंजेस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पॉलिसीज जो हैं थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए, इनप्रैक्टिकल आल्सो, और अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी चीज अगर हम देखें, बैलेंस होना चाहिए इन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। एक और क्वेश्चन यहाँ पे यूज किया था, तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की बात करी है सरकार ने कि ये एसेंशियल है। अभी हम जो दे रहे हैं ये फर्टिलाइजर्स डायरेक्टली इंक्लाइंड है, या मतलब टू मच इंक्लाइंड है टुवर्ड्स यूरिया, डीएपी, एमओपी। ओके, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज की भी जरूरत है। उसके बाद हम देखें, वियतनाम की टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वियतनाम के जो फार्मर्स है दे हैव रिड्यूस मीथेन एमिशन थ्रू इनोवेशन। ओके, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है। मराठवाड़ा की एक केस स्टडी है, मैंने इसके अंदर शेयर की थी। और इसके साथ जब गवर्नमेंट ने बात की थी बहुत सारे फार्मर्स के साथ, ठीक है, जब अभी रिसेंटली जब किसान आंदोलन हुआ था उसके साथ, व्हेन गवर्नमेंट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू टॉक विद द फार्मर्स, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर निकली क्या क्या करना चाहिए। हमें अभी सपोर्ट टू एमएसपी देने की ज़रूरत है, एमएसपी बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर उसको लीगल करने की ज़रूरत है। पीएम किसान जैसी और भी स्कीम्स की ज़रूरत है। टीओपी एक स्कीम है, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, जिसमें हमने देखा काफ़ी बार इनके प्राइस जो है फ्लक्चुएट होती है, तो उनको कैसे हम मेंटेन कर सके। और उसके साथ हम देखें पॉपुलिस्टिक मेजर्स को कैसे कम किया जाए, दिस आर ऑल। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, एक और न्यूज़ हमारे सामने आई थी कि 2.0, हमें सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, हमें एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। हमें ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की ज़रूरत है, जो कि किस पे फोकस करे, एफिशिएंसी एंड बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हमें क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा और एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम होता जा रहा है। हमारी इनपुट कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन, जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ एफिशिएंसी। उसके बाद हम देखें, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चर स्टोरेज प्लान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करने की कोशिश की है, जिसमें हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर स्टोरेज करेंगे। 1.25 लाख करोड़ का एक आउटले गवर्नमेंट ने तैयार किया है, अगले 5 सालों में खर्च करेगी। उसके साथ हम देखें, एमएसपी के ऊपर न्यूज़ है, सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर न्यूज़ थी, और एमएसपी के ऊपर बार बार न्यूज़ आ रही है। स्वामीनाथन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या है। स्वामीनाथन फॉर्मूला इज C2 + 50% ऑफ इनपुट कॉस्ट, और ये किसके इक्वल होगा, A2 + FL + रेंट ऑफ लैंड + इंटरेस्ट इन कैपिटल। ये स्वामीनाथन फॉर्मूला, इसको थोड़ा याद कर लेना। और देखिए, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम चला हुआ है, नेफेड की रिपोर्ट है, वो बोल रहे हैं कि हमें वी शुड फोकस मोर ऑन डाइवर्सिफिकेशन, राइट। डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, रादर देन फोकसिंग ऑन ओनली सीरियल क्रॉप्स। हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप के ऊपर मूव करने की जरूरत है। WTO में भी इंडिया अगर सब्सिडी देता है तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट होता है, राइट। तो गारंटीड एमएसपी के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रखा है, इस बार एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हाई चांसेस हैं। मैं बता रहा हूँ दोबारा से, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम ग्रुप यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो आप इस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट बन सकते हो। दिस इज ऑल गाइस। मैंने आपको साल भर की न्यूज़ भी बता दी,
डेटा भी बता दिया, फैक्ट भी बता दिया, पीवाईक्यूज भी शेयर कर दिए। कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर थीम। नेक्स्ट थीम वी विल डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी। थैंक यू।